मित्रों, व्यंगधारा समूह की यह 93 गोष्ठी है और नियमित ढंग से कोरोना काल जब से आरंभ हुआ था 2020 के मई के आसपास से, और हमने आरंभ कर दी थी। और इसमें हमने विभिन्न स्तंभ रखे। जो रचनाएं लोगों की रहती है समूह में वो भी पढ़ी जाती हैं, जो रचना प्रकाशित होती हैं उन पर चर्चा होती है। इस माई के बैंक के अंतर्गत हमने महत्व व्यंगकार किया, जिसमें एक जो पुराने लोग हैं जो अभी सक्रिय हैं किंतु उनको लोग याद किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और ना वो आज के प्रचार तंत्र में शामिल है और ना उनकी तकनीकी जानकारी है। ऐसे में हमने कुंदन सिंह परिहार, संतोष खरे को याद किया और उनसे बातचीत हुई। हमारे व्यंग विमर्श हो रहे हैं। व्यंग विमर्श में लगभग सभी मित्रों का सहयोग रहा। ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मजय, सुभाष चंद्र और तमाम मित्र ये चीज है, और समय समय पर शामिल होते रहे। ब्रिजेश कानून भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं। और उसके बाद व्यंग विमर्श हो गया। तो जिस सब प्रकार की चीजें से हम लोग मतलब कर रहे हैं। मुझे 93वीं श्रृंखला है और आज व्यंग विमर्श है। व्यंग विमर्श में आज का विषय है व्यंग लेखन में घटता सरोकार और प्रभाव। आज हमारे बीच में 3 मित्र शामिल हुए हैं। बहुत सक्रिय हैं, बहुत समृद्ध लेखक हैं और काफी चर्चित लेखक है। बहुत लिखा है, बिल्कुल मात्रा में लिखा हुआ है। डॉक्टर श्री अनंत श्री माली जी, आप बॉम्बे में हैं और राजभाषा में अधिकारी रहे हैं और हिंदी पे बहुत काम किया है। उसके साथ व्यंग में कहानियों पे भी लिखा हुआ है। डॉक्टर मंगत बादल जी, आप श्री गंगानगर के पास राजसी नगर है, वहाँ से हैं। आप अभी कुछ पहले रिटायर्ड हुए हैं, प्रोफेसर रहे और व्यंग पे बहुत लिखा हुआ है। व्यंग के साथ कविता पे, अन्य चीजों पे भी बहुत लिखा हुआ है। मृदुल कश्यप जी हमारे मध्य प्रदेश इंदौर के हैं और इन्होंने व्यंग पर इनके बहुत लिख रहे हैं और इन अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं और चर्चा भी करते हैं और सक्रियता से। शिवराम त्रिपाठी जी जो हमारे समूह के हैं, निरंतर लिख रहे हैं। आप इनकी टिप्पणियां व्यंग पर, आलोचना पर टिप्पणियां आप हमेशा समूह में या इतर समूह में आप देखते रहते हैं। तो आज हम अपने नए मित्रों का हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और आज की गोष्ठी को औपचारिक रूप से आरंभ करते हैं। आज हमारे बीच में ब्रिजेश कानून के सुधीर कुमार चौधरी जी हैं और नए मित्र हैं। नैमिचर तामूली जी हैं और पिंगलाल जैन जी हैं और रणु देवपरा जी आगे। तो कई लोग अब तक शामिल हो चुके हैं। अब मैं बताइए व्यंग लेखन में घटता सरोकार। हम जब सरोकार की बात करते हैं, जब हम व्यंग की बात करते हैं, तो व्यंग के साथ हम व्यंग को किसी भी वजह से मजाक में नहीं ले सकते, उसको हास्य में नहीं ले सकते हैं, उसको गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। और जहां हमारी गंभीरता होगी वो हमारे सामाजिक, मानवीय, व्यक्तिगत सरोकारों से संबंध रहेगी और उस संबंध का निर्वाह करना कोई और बिना के लोग करे ना करे, किंतु व्यंगकार के लिए मेरा ऐसा मानना कि नितांत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। और व्यंग में सरोकार मतलब मूल तत्व होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है, इसमें आगे जो विचार होंगे। जब हम व्यंग की परंपरा की बात करते हैं तो व्यंग आरंभ से सरोकार के साथ जुड़ा रहा है, चाहे कबीर हो और कबीर के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या आधुनिक काल में स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद की बातों को बताने वाले, उन विसंगतियों को उजागर करने वाले हरिशंकर परसाई जी हों, शरद जोशी हों, श्रीलाल शुक्ल हों,
रविन्द्रनाथ त्यागी हों, शंकर पुलतौबिकर, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने हमारे समाज में व्याप्त विसंगतियां, पाखंड, प्रपंच और तमाम तरह की जो हमारे जीवन से जुड़ी चीजें हैं उन पर लिखा। परसाई जी जब हमारे देश में अकाल पड़ता है तो परसाई जी अकाल उत्सव की बात करते हैं। ये जीवन का सरोकार है, समाज का सरोकार है। तो शरद जोशी जीप पर सवार लियों पे बात करते हैं। जब हम राजनीतिक व्यवस्था या पुलिस की व्यवस्था की बात करते हैं या शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो परसाई जी माता दीन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दीन चांद की बात करते हैं। सामाजिक बातों में देशों के फिसलन की बात करते हैं। शरद जोशी वजीर बुल्फ की बात करते हैं। श्री लाल सुख राग दरबारी की बात करते हैं। जो हमारे जीवन और समाज से जुड़े सरोकार है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के बाद की जितनी विसंगतियां हैं, इस पर जब इमरजेंसी आती है या चुनाव में जो आज हम देख रहे हैं, उससे पहले जब आरंभ हुआ था चुनाव में जो प्रपंच चालू हुआ था, उस पर परसाई जी लिखते कि हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो या जब हम समाज और व्याप्त भूख की बात करते हैं, सरकार की कमजोरियों की बात करते हैं, तो परसाई जी भूख के स्वर की बात करते हैं। ऐसी तमाम बातें हैं कि हमारा कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ाव रहा है। हमारे सरोकार व्यंग में रहे हैं। हमारे जो प्राचीन पूर्वज लोग हैं उनने सरोकार की बात की है और उस सरोकार की बात से ही हम उन्हें आज तक याद कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में जीवंतता थी और सरोकार थे, इसलिए वो हमें याद है। पर आज जब हम लेखन दे रहे हैं, उससे ज्यादा जीवन द्रोह हो गया है। उससे ज्यादा, उस समय से ज्यादा विसंगति आ गई, उस समय से ज्यादा लोग परेशान हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। किंतु आज की लेखन में वो बात कौन नहीं आ रही है। अभी हम 2 साल में कितना भुगता है कोरोना काल में। कितने लोग हमारे मित्र, आसपास पड़ोस के लोग चले गए। कितनी अराजकता रही है हर समय पे, हर क्षेत्र में, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे समाज स्तर को, कुछ भी हो, अराजकता रही है। किंतु हमें कोई याद नहीं आती आज की रचनाएं। मुश्किल से हम 2, 4, 5 रचना को याद कर पाते पिछले 2 साल में लिखी हुई कोरोना काल पर या दूसरी चीजों पर। ये तो बाद में नहीं आती याद रचना। और जबकि आज के समय में सबसे ज्यादा लेखन हो रहा है, सबसे ज्यादा छापा जा रहा है, अखबार बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया हमारे साथ है, फेसबुक हमारे साथ, सब है और लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पुस्तकें बहुत छप रही हैं। किंतु क्या बात है, हमें वो याद नहीं है। क्या हमसे या हमारे लेखन में कहीं सरोकार कम हो गए हैं या हमारी प्रवृत्ति बदल गई है, हमारी सोच का ढंग बदल गया है, और क्या बात है आज हमको लेखन प्रभावित नहीं कर पा रहा। इन सब चीजों को केंद्र में रख के आज हमारे मित्र बात करेंगे। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनंत श्रीमाली जी हैं, मृदुल कश्यप जी हैं, मंगत बादल जी हैं और डॉक्टर शिवराम त्रिपाठी जी हैं। हम चारों से इन सब चीजों की पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे कि क्या बात है, आज हमसे सरोकार क्यों छूटता जा रहा है, या मेरा सोचना हो सकता है आपका सोचना कुछ और हो। तो मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अनंत श्रीमाली जी से आग्रह करता हूं कि
आज का विषय है व्यंग लेखन में घटता सरोकार और प्रभाव। इस पर अपनी बात रखें। अनंत माली जी परिचित नाम है, हम लोग सब परिचय जानते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ श्री माली जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश सैनी जी। और सबसे पहली बात तो व्यंग धारा के समूह से आज वक्ता के रूप में जुड़ना मेरा सौभाग्य है, बल्कि एक संकोच भी रहा कि मैं तो नया परिंदा हूँ, मैं तो नया परिंदा हूँ, इन बड़ों के बीच में खुद ही शर्मिंदा हूँ। तो आज का जो विषय है व्यंग लेखन में घटता सरोकार और प्रभाव, मैं इस पर अपनी बातचीत करूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जब तक व्यंग के विषय सामाजिक और दैनिक आम आदमी के सरोकारों से गहरे जुड़ते नहीं हैं, तब तक वे पाठकों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। ये एक सच है, ये सच्चाई है। हालांकि सभी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो जो कहूंगा छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर इस बहाने अपनी बात जरूर यहाँ पर आज रखना चाहूंगा कि जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, उस पर अपनी बातचीत करूंगा कि आजकल जो व्यंग लेखन हो रहा है वो धोया निचोड़ा और हो गया, या फास्ट फूड की तरह या मैगी की तरह 2 मिनट में व्यंग लिखा जा रहा है और छप भी रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अखबारी खबरों पर मात्र टिप्पणी कर देना व्यंग नहीं हो सकता है। हालांकि अखबार दैनिक अखबारों में भी कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हैं और ये याद दिलाते हैं कि ये विधा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोकप्रिय है और बहुत पढ़ी भी जा रही है। मैं यदि इसकी तुलना करूं कि जैसे मंदिर की घंटी एहसास कराती है कि यहाँ भी एक मंदिर है, तो परसाई, हालांकि परसाई जी ने भी अखबारों में लिखा, एक साप्ताहिक करंट अखबार मुंबई से निकलता था, उसमें एक स्तंभ साप्ताहिक आता था परसाई जी का कि माटी कहे कुम्हार से। और मैंने देखा है कि कई बार उस स्तंभ को पढ़ने के लिए वो अखबार खरीदा जाता था। शरद जी ने प्रतिदिन लिखा और रोज लिखा और इतना बढ़िया लिखा कि आज वो एक मापदंड हमारा बन गया है। तो या ज्ञान चतुर्वेदी जी साप्ताहिक रूप से इंडिया टुडे में लिखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लोग उनका इंतजार करते थे, पाठक इंतजार करते थे कि हम पढ़ें उनको। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दूसरे हैं, नाम लेना या उचित नहीं होगा, लेकिन रोज लिखने की लालच में इसका मूल भाव और प्रभाव जो है, और जो कथ्य है और जो चिंतन होना चाहिए और गुणवत्ता है, उस पर निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ऐसा मानता हूं कि खाली जुमलों की जुगाली कर देना ही व्यंग नहीं है। आपने एक फटाक से व्यंग लिख दिया, जैसे हम हलवाई को एक ऑर्डर देते हैं कि हमको इतने किलो जलेबी चाहिए और आपने तुरंत बनाकर दे दी जलेबी। ये जलेबी बनाना या ऐसा नहीं है। हालांकि मांग और पूर्ति के कारण क्वांटिटी बढ़ रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्वालिटी का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक जमाना ऐसा भी था जब, जैसे अभी आदरणीय सैनी जी ने नाम लिया, त्यागी जी हैं, श्रीलाल शुक्ला। आवाज कट गई है। अच्छा, अब आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। सैनी सर, आपकी तरफ हो सकता है नेट का दिक्कत होगा, इधर आवाज आ रही है। बाकी लोग आ रही है, मेरे को भी आ रही है। जी जी। तो जैसे पहले के व्यंगकार जो लिखते थे, शरद जी वगैरह, तो इनकी रचनाएं चर्चा का विषय बनती थी और पाठकों के लिए एक लंबे समय तक मानसिक खुराक का भी काम करती थी। जैसे मैं कभी याद करूं कि शरद जी की अध्यक्ष महोदय रचना जो थी, वो लंबे समय तक इंदौर में चर्चा का विषय था, क्योंकि उनको एक लायंस क्लब में अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने सोचा कि अध्यक्ष भाषण क्या, तो भाषणों से बहुत घबराते थे शरद जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं तो अध्यक्ष पर ही एक रचना लिख दूं, और एक ऐसी कालजयी रचना बनी कि आज भी अध्यक्ष महोदय रचना को पढ़ो तो बहुत सामयिक लगती है। मुझे ये भी याद है कि शरद जी ने एक अर्जुन सिंह फूलन देवी संवाद नाम से एक व्यंग्य लिखा था, और इसके 10-10 रुपए के कैसेट बिकते थे। पान की दुकानों पर लगातार ये कैसेट बजते रहते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होगा, तभी तो लोग पान की दुकान पे खड़े रह के उनको सुनते थे।
अध्यक्ष महोदय रचना आज भी क्यों इतनी मौजू लगती है और इतनी सामयिक लगती कि कहीं न कहीं उससे हमारे आज के और उस समय जब रचना लिखी गई थी उसके सरोकार निश्चित रूप से जुड़े होंगे। मैं मुद्दे पर आऊं कि व्यंग के सरोकारों से हमको परिचित तो होना पड़ेगा, नहीं तो रचना का प्रभाव ही नहीं होगा, और वह सरोकारों से यदि नहीं जुड़ेगी तो फिर पाठक उसको क्यों पढ़ेंगे। प्रश्न ये भी हमारे बीच में कि कई बार एक सपाट बयानी और यदि उसमें उद्देश्य परकता नहीं है, सरोकार नहीं है, तो उसमें व्यंग हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे। कई रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो इसमें व्यंग क्या था यही समझ में नहीं आता है, या ये व्यंग किस पर लिखा गया, यह व्यंग कहाँ है, समझ में ही नहीं आता है। यदि ऐसा रहा तो ऐसी चीजें हमारी इस विधा को कमजोर बनाती है। सामाजिक सरोकार और उसका प्रभाव रहेगा तो ही वो हमारी इस विधा को शक्ति देंगे। इसमें भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं क्योंकि सैनी जी का मैं राजभाषा विभाग से जुड़ा हूँ, भाषा व्यंग की में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। मैं ऐसा कि जैसे अभी मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा टैग लाइन है, तो मैंने उसको अपने भाषा में बदला कि कुशल भाषा ही व्यंग का कौशल्य है। यदि मान लो आपके पास भाषा नहीं और विषय बहुत अच्छा है तो भी आपकी रचना कमजोर होगी, जुड़ नहीं पाएंगे उससे। तो एक बात और भी है कि लच्छेदार जो भाषा होती है, व्यंग होता है, वो मजा तो आता है पर मानसिक आनंद नहीं मिल पाता है। मेरे विचार से सरोकार से तात्पर्य ये भी है कि हम व्यंग किस पर कर रहे हैं। हम कई बार पता चलता है कि आप किन चीजों पर आपकी लेखनी चल रही है। जैसा अक्सर कहा जाता है कि गरीबी पर, लाचारी पर, भूखे पर, ऐसे कमजोर तबकों पर व्यंग नहीं करना चाहिए। तो हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि कॉमेडी शो जो टीवी पर आते हैं, इनको देखकर हंसी और व्यंग के बजाय रोना ज्यादा आता है। तो कहीं उस हालात में और उस स्थिति में या वन लाइनर के चक्कर में कहीं हमारी व्यंग विधा और उसके सरोकार और उसके प्रभाव खत्म न होते चले जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कि लोग इस आड़ में बोलते हैं कि ये तो एक वृत्ति है और एक प्रवृत्ति है व्यंग, और व्यक्ति पर नहीं, हमने तो प्रवृत्ति पर व्यंग किया, लेकिन ये बचाव के कारण हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि व्यंगकारों को अपनी दृष्टि व्यापक करनी चाहिए, कारण व्यंग का प्रभाव विसंगतियों के अभाव को कम न कर दे, अन्यथा व्यंग विधा की लोकप्रियता और उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। हालांकि एक बात को और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, रेखांकित करना चाहूंगा कि आज जब व्हाट्सएप, ये फेसबुक और ये सारे तमाम साधन है, तो हर मतलब साहित्य की हर विधा जो है वो पीछे होती चली जा रही है और दूसरे साधन आगे आते जा रहे हैं। लोग पढ़ना भूल गए, देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन उस सब के बीच में भी आज जो व्यंग है वो साहित्य का प्रमुख स्वर बना हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यही हाल रहा तो क्षमा करें, अपनी स्थिति भी उन कवियों के जैसी हो जाएगी। आज कवियों की किताबें, कविताओं की किताबें प्रकाशक छाप नहीं रहे, लेकिन व्यंग की किताब छापने में प्रकाशक की रुचि है। और एक और बात कह दो कि हर गली में 8-10 कवि तो मिल जाते, लेकिन गद्य व्यंग्यकार बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। देश में आप यदि इनकी संख्याएं देख लें तो गिनती पर अच्छे व्यंग्यकारों को आप देख पाएंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इन चीजों पर हम ध्यान देंगे तभी ये विधा बहुत सशक्त रहेगी। मैं एक बात और कि हमारे वाकई में हमारे सरोकार घट रहे हैं और प्रभाव खत्म हो रहा है, ऐसा मानना बिल्कुल सत्य है। 4-5 पंक्तियों के पढ़ने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि इस व्यंग को पूरा पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्योंकि हमारी रुचि यदि छिछला होगा, बोरियत वाला होगा, या शब्दों के जुगाली या कुछ वाक्यों का चमत्कार होगा, तो फिर वो व्यंग हमको कई बार तो पता चल जाता है कि आगे क्या लिखा होगा, इसलिए भी हम रचना नहीं पढ़ पाते हैं। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आपसे देना चाहता हूँ, क्योंकि शरद जी पर पीएचडी की है पूना विश्वविद्यालय से। शरद जी एक बार चेन्नई के एक कार्यक्रम में गए थे और वहां होटल में से देख रहे थे कि जो दक्षिण भारतीय हैं ये जब आपस में झगड़ा करते हैं तो जब ज्यादा आवेश और गुस्से में आ जाते हैं तो अपनी लुंगी को ऊपर बांध लेते हैं, और जब मामला थोड़ा शांत होता है, ठंडा होता है, तो लुंगी को खोलकर नीचे कर देते हैं। इस मनोविज्ञान पर शरद जी ने लगातार 2-3 घंटे तक अध्ययन किया, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि मैं इस पर व्यंग नहीं लिख सका क्योंकि व्यंग बन नहीं पा रहा था।
अब देखिए बात ये कि व्यंग शरद जी चाहते तो उस लुंगी के ऊपर नीचे करने पर एक बहुत बढ़िया रचना दे सकते थे, लेकिन ये रचनाकार की एक ईमानदारी है कि वो कहता है कि नहीं नहीं, शरद जी कहते हैं मैं इस पर व्यंग नहीं लिख पा रहा हूं, तो उन्होंने उस विषय को छोड़ दिया। ये ईमानदारी आज हम सब व्यंग्यकारों में होनी चाहिए कि हम जो नई जबरदस्ती का मतलब आर्डर पर लिखेंगे तो बात बनती नहीं है, और यदि ऐसा ही करेंगे तो फिर व्यंग के जो सरोकार हैं वो निश्चित रूप से घटते चले जाएंगे। और मैं अपनी बात को विराम देने से पहले भाई शैलेश लोढ़ा जी की एक बात को मैं जरूर उद्धृत करना चाहूंगा। शैलेश लोढ़ा जी ने शरद जी की एक किताब डॉक्टर वागीश सारस्वत की किताब के लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय में एक बात उन बच्चों से कही थी कि शरद जोशी प्रतिदिन लिखते थे और आज की पीढ़ी प्रतिदिन पढ़ती भी नहीं है। तो व्यंग्यकारों को भी पढ़ना ज्यादा चाहिए, लिखना कम चाहिए। हम पढ़ ही नहीं रहे, हम केवल लिख रहे हैं, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसके बाद हम लिखें। और मुझे ऐसा विश्वास है कि तमाम झंझावातों और तमाम राज्याश्रयों के बगैर भी व्यंग्य विधा यदि आगे बढ़ रही है, व्यंग्यकार आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उन सभी व्यंग्यकारों को जिन्होंने इसकी पताका को थामे रखा, उन सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात में विराम देता हूं। मुझे मौका दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आनंद श्री माली जी, आपने बोल के समय सीमा हमने आपसे बोल जो बातचीत की थी 10 से 12 मिनट में अपनी बात करें, जी जी तो बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात पूरी कर दी, जबकि वक्ताओं से ये संभव नहीं बोलना पड़ता है। तो उसके लिए हृदय से आभार। और तो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण की है, जुमलों की जुगाली व्यंग नहीं है। और हम जो लिख रहे हैं, जो मतलब लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है अखबारों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से, वो जुमलों की जुगाली ज्यादा दिख रही है जो राजनीति लोग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अस्वाभाविक रूप से हमारे बीच में वो राजनीति की प्रवृत्ति घुस गई है और हम उस राजनीति के अवसर के समान बात करने लगे हैं। और इसी से जब हम राजनीति की प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसी से हमारा पूरा लेखन प्रभावित होता है और हम कहीं ना कहीं नफा और नुकसान की बात करते हैं। और जब नफा नुकसान की बात करेंगे तो निश्चित ही व्यंग्य प्रभावित होगा। और आज जितना लिखा जा रहा है और आज व्यंग्य साहित्य का मुखर हो रहा है हमारे अनंत माली जी की ये टैगलाइन के साथ, मैं बहुत सम्मान के साथ इंदौर से श्री मृदुल कश्यप जी को सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आज का विषय व्यंग्य लेखन में घटता सरोकार और प्रभाव पर अपनी बात रखें। मृदुल कश्यप जी। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय रमेश सैनी जी, जी। व्यंग्य धारा के इस विमर्श में शामिल सभी वरिष्ठ व्यंग्यकार, लिंक के माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण एवं प्रबुद्ध व्यंग्यकार, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय सैनी जी का विशेष आभार जो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आदरणीय रविन्द्रनाथ त्यागी जी ने कहा था कि जीवन में जो विसंगतियां हैं, परेशानियां हैं, हर्ष और उल्लास हैं, उसको रेखांकित करने में नाटक, कविता, कहानी आदि की भूमिका रही है। पर व्यंग्य थोड़ा हटकर है। व्यंग्य कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रहार करता है, इसलिए विशेषकर विसंगतियों और विद्रुपताओं को वह अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी से निभाता है। आदरणीय परसाई जी ने भी कहा था कि व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। समाज में कुछ अनुचित
अन्यायपूर्ण या गलत होते देखकर जो आक्रोश जगता है वह व्यंग हो जाता है। इसे अगर कलम के माध्यम से पेपर पर उतार दें तो व्यंग है। व्यंग्यकार का दायित्व समाज के प्रति बढ़ जाता है। व्यंग्यकार अपने समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का अवलोकन करता है और सृजन से वह बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसलिए व्यंग्यकार को एक सफाई कर्मी कहा गया है, जो विसंगतियों के कूड़े कचरे को बाहर निकालकर, विसंगतियों के कूड़े कचरे में उतरकर उसे साफ करता है और समाज को स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। उसे एक नई राह दिखाता है, एक नई रोशनी दिखाता है। इसलिए एक सच्चा सरोकारी व्यंग्यकार समाज में फैली विभिन्न विसंगतियों, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, पूंजीपतियों से संबंधित हो, राजनीतिक हो, कानून व्यवस्था हो, सरकार प्रशासन हो, सभी पर अपने व्यंग छोड़ता है। यही उसका दायित्व है, यही सामाजिक सरोकार है। उसका उद्देश्य स्पष्ट है, वह सुधार चाहता है। सरोकार व्यंग की जान है, उसकी आत्मा है। उसके बिना व्यंग अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। उसके बिना व्यंग अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इन सब के साथ व्यंग का स्वरूप भी बदल रहा है। पर दुख की बात है कि उसमें सरोकार की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। यह एक बेहद चिंता का विषय है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि क्रिकेट के खेल में देखा होगा आपने, किसी खिलाड़ी का टीम के लिए चयन तो हो जाता है पर वह फॉर्म में नहीं होता। वह खिलाड़ी कुछ रन भी बना लेगा, गेंदबाज है तो कुछ विकेट भी झटक लेगा, पर वह अपनी टीम के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। ऐसा ही व्यंग में हो रहा है। बिना सरोकार के व्यंग लिखा जाएगा, अखबार में स्थान भी पा जाएगा, पर वह व्यंग विधा के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मैं बचपन में जब फिल्मी गाने सुनता था तब सोचता था कि पहले गाने लिखे जाते होंगे और फिर उस पर धुन बनाई जाती होगी। एक सामान्य श्रोता, एक सामान्य आदमी यही सोचता है। पर बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पहले कब्र खोद दी जाती है, यानी धुन बन जाती है, और फिर उसमें उस साइज का एक गाना अपने को फिट करना रहता है। लगभग यही स्थिति आज व्यंग में हो गई है। इसलिए उसमें सरोकार नहीं आ पा रहा और धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। आजकल अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं, कुछ बंद हुई हैं तो कुछ नई चालू भी हुई हैं। कुछ में व्यंग कॉलम बंद हुए हैं जबकि कुछ में चालू भी हुए हैं। ई पेपर भी चल रहे हैं, पर ज्यादातर में व्यंग कॉलम की जगह फिक्स है। उनकी एक नीति है, किसी में 300, किसी में 350, 400, 600, अलग अलग ऐसा है सबका। अब व्यंग्यकार का दायित्व रहता है कि उस साइज का व्यंग बनाना है जो उस स्पेस में फिट बैठ सके। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें संभव हो जाता है और एक अच्छा व्यंग्य बन जाता है, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि साहब जैसे कोई कपड़ा है और साइज का नहीं है तो उसकी एक बाह काट दी, या पतलून की है तो पतलून की एक टांग काट दी, कभी कभी तो मुंडी ही काट दी या एक मुंडी काट के दूसरी बिठा दी। ऐसी काट छाट करके उसको स्पेस में बैठाना पड़ता है। इसके कारण व्यंग की जो मारक क्षमता है, पाठकों को जो छूने की प्रवृत्ति है, जो सरोकार है, वह कई बार समाप्त हो जाती है या कम पड़ जाती है। अधिकांश अखबारों की अपनी विचारधारा होती है,
स्वाभाविक भी है, उन्हें अपना अखबार चलाना है। पहले व्यंग शक्तिशाली भरे पेट वालों के खिलाफ लिखे जाते थे, भूखे पेट वालों का समर्थन करते थे, पर आजकल ऐसे व्यंग कम लिखे जा रहे हैं। ऐसे व्यंग जिनमें शक्तिशालियों को आईना दिखाया जाए वह बेहद कम है। आजकल व्यंग, जैसा कि सैनी जी ने, त्रिपाठी जी, शर्माली जी ने बोला था, व्यंग बिल्कुल शैम्पू जैसा हो गया है, काटा घोला और लगा लिया, बिल्कुल रेडी मिक्स टाइप का। इससे व्यंग विधा का नुकसान हो रहा है। जैसा कि सैनी जी ने भी उदाहरण दिया, मुझे भी याद है परसाई जी का इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, या शरद जी का जीप पर सवार इल्लियां। आजकल ऐसे कालजयी व्यंग नहीं लिखे जा रहे। इसका वही स्पष्ट कारण है, व्यंग में घटता सरोकार। इसलिए यह कोशिश की जानी चाहिए कि व्यंग में सरोकार हो, जिससे उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। सभी जो लोग जानकार हैं, मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ और ऐसा होना चाहिए कि सभी इसी सरोकार को लेकर लिखें। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुदुल जी। आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण लिखी कि पहले भरे पेट वालों पर व्यंग लिखा जाता रहा है, किंतु आज स्थितियां बदल गई हैं। आज खाए अगाए भरे पेट वाले लोग व्यंग लिख रहे हैं। जब जिसने भूख की पीड़ा ना देखी हो, जिसने दर्द का अनुभव नहीं किया हो, जो 35 साल तक बड़े साहबों से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होकर वो कहता है कि मैं साहित्य में घुसा हूं, सके लिखता है, व्यंग लिखते हैं, तो उसकी व्यंग में धार कहां से आएगी? ये प्रश्न है मेरा, और चिंता भी है कि व्यंग को जहां श्याम कसब जी एक टिप्पणी में लिखते हैं कि व्यंग वो औजार है जिससे तीखी आलोचना के साथ सरोकारों को बताया जा सकता है और उसको उजागर किया जा सकता है। किंतु आज तीखा व्यंग कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा है। तो बात वही है, जिसके पैर में कांटा नहीं पड़ा है, जो एडिडास का जूता पहन के अगर चलेगा तो कंकड़ की मार कहाँ महसूस करेगा, और उससे हम व्यंग्य की अपेक्षा कैसे करेंगे? इसके साथ मैं बहुत सम्मान के साथ, जो मेरे प्रश्न है और सबका प्रश्न है कि मंगत बादल जी से आप श्री गंगानगर के पास रिया सिंह राय नगर से करते हैं, बहुत व्यंग लिखे हुए हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, कॉफी लिख रहे हैं। तो मैं इस पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि व्यंग के लेखन में सरोकार का घटता प्रभाव और अन्य चीज जो आप बहुत सोचते हैं उस पर अपनी बात रखें। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मंगत बादल जी को। अपना माइक ऑन करिए बादल सर, ऑडियो ऑफ है आपका। नहीं, वो सामने से जहां वो लगा है ना वहां से नहीं होगा, सामने जो लैपटॉप या मोबाइल जहां से है वहां से ऑडियो उसका ऑन करिए। उसमें माइक का वो होगा तो ऑन हो जाएगा। हाँ, वो अभी बच्चे कर देंगे। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी, जी सभी को मेरा नमस्कार। जो लिंक से जुड़े हैं उन सभी श्रोता बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। दरअसल मेरा ये मानना है कि व्यंग्य बिना सरोकार के निष्प्राण है। सरोकार के बिना व्यंग्य लिखा ही नहीं जा सकता। सरोकार होना तो जरूरी है, और व्यंग्य डॉक्टर के हाथ का वो नश्तर है जो हमेशा जो सड़ा हुआ अंग है उसको काटता है, और जब तक वह उस पर प्रहार नहीं करेगा, जब तक वह उसको नहीं काटेगा,
तब तक व्यंग्य निरर्थक है। ये सरोकार जो हैं ये क्यों कम होते जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि इसमें हम भी कुछ कम दोषी नहीं हैं। यानी जो व्यंग्य लिखता है, छपने की जो लालसा और जल्दबाजी है, वो अभी जैसा सैनी जी ने कहा, अभी जैसा अनंत जी ने कहा, जो हमारी तात्कालिकता है, जुमलेबाजी जो राजनेता लोग करते हैं, या कोई घटना हुई और उसकी तात्कालिकता को लेकर के जब हम व्यंग्य में ढाल देते हैं तो वो उसी तरह विस्मृत हो जाता है जैसे वो घटना लोग भूल जाते हैं। तो सरोकार यदि हम वैसे देखें तो वो तो हमेशा एक से ही रहे हैं। ठीक है, भूख है, गरीबी है, मानव किस प्रकार से सुखी रहे, किस प्रकार से शोषण से मुक्त हो, किस प्रकार से जो परस्पर लड़वा करके और राजनीति जिस तरह से फायदा उठाती है उसको हम कैसे पहचाने। उन चीजों को जब व्यंग्यकार अपनी उस कलम का विषय बनाएगा तो सरोकार अपने आप चले आएंगे, लाने की जरूरत ही नहीं है। आज राजनीति इतनी क्रूर हो गई है या इतनी बेशर्म हो गई है कि वो, मुझे शेर याद आता है कि दर्द का बढ़ जाना तो दवा हो जाना। गालिब ने जो कहा था कि दर्द इतना बढ़ जाए कि वही दवा बन जाता है, वही राजनीति जो है वो इतनी बेशर्म हो गई है कि चाहे कोई व्यंग्यकार कहे, चाहे कोई कवि कहे, या विपक्ष कितना चिल्लाता रहे, उस पर कोई असर नहीं होता। तो व्यंग्यकार सोचता है कि मैं अपने हथियारों को कैसे पैना करूं, कैसे तेज करूं, और वो जब नहीं कर पाता तो उस कारण जो है वो मायूस भी हो जाता है, कहीं हताश भी हो जाता है वो कहीं। लेकिन ये तो हर एक जमाने की राजनीति या वो करती रही है। और आज की राजनीति ये भी है कि या तो वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जैसे मुक्तिबोध ने कहा था, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, तो सबसे पहले राजनीति ये टटोलती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे कोई रचनाकार हो, वो हमेशा एक विपक्ष में ही विपक्षी होता है राजनीति का। वो विपक्ष में खड़ा होता है, और चाहे कोई सत्ता कोई आती रहे। आज का जो व्यंग्यकार है, कहीं न कहीं शायद उसमें सत्ता से जुड़ने की लालसा है या भय है या कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण सरोकारों की में लगातार कमी आती रही है। और यदि सरोकारों में कमी आएगी तो आप जानते ही हैं कि उसका असर तो कम होगा ही, प्रभावहीनता तो उसमें आएगी ही। तो हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए जब हम व्यंग्य पर विमर्श कर रहे हैं कि ये जो धड़ाधड़ छप रहे हैं या इनको छापा जा रहा है, उनकी तो मजबूरियां हैं। जो जिन्होंने पत्रिका चलानी है वो लोग तो उनको कॉलम में भरपाई करनी है अपनी, कैसा ही हो, वो चाहे उतना नहीं देखें। लेकिन हम लोग जो हैं, जो व्यंग्य लिखते हैं या जो स्थापित व्यंग्यकार हैं, उनको बड़ी निर्ममता से जो है ऐसे व्यंग्यों के बारे में लिखना होगा, ऐसे उनकी समीक्षा करनी होगी, उनकी आलोचना करनी होगी। तब जो है वो सोचेगा व्यंग्य लेखक जो है कि भाई मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। वैसे तो व्यंग्यों की चाहे बाढ़ आ गई हो, लेकिन मेरा ये सोचना है कि नए व्यंग्यकार कितने कार हैं। आज नए व्यंग्यकार बहुत कम आगे आ रहे हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि जो नया लेखक है वो बहुत जल्दी में है। वो जब ये देखता है कि एक कॉलम लिख करके कोई कितना कमा रहा है, एक कॉलम लिख करके और कोई जो है लोकप्रिय हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। आज उनमें धैर्य की भी कमी है। एक रचना को अब शरद जोशी जैसी प्रतिभा या परसाई जी जैसी प्रतिभा हर एक में हो, ये आवश्यक नहीं है, वो भी नहीं सकती। ऐसे लोग तो युगों बाद पैदा होते हैं।
रोजाना लिखते थे जोशी जी, और फिर भी उनके व्यंग्य जो है वो क्यों कालजीवी बन गए? क्योंकि उनमें तात्कालिकता नहीं थी। वो अपनी रचना को इतना अपने अंदर जो है वो कमा लेते थे, जिसको कमाना कहते हैं या जिसको कहते हैं, वो इतना पहले ही शोध कर लेते थे कि वो रचना काल से भी आगे जाती थी। क्योंकि परिस्थितियां जो है, जैसे अब कहें युद्ध पहले चाहे धनुष बाण से होते थे, उससे पहले पत्थरों से होते थे, आज अणु युद्ध के कगार पर हम खड़े हैं, लेकिन है तो युद्ध ही, है तो लड़ाई ही। तो वही बात यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानवीय सरोकार तो हमेशा एक जैसे रहेंगे, उनमें तो कोई ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जैसी हमारे पास भाषा होनी चाहिए। वो भाषा जो है, क्योंकि युग के अनुसार भाषा बदलती रहती है, भाषा का मुहावरा बदलता रहता है। आज हम ऐसी तकनीकी में जी रहे हैं कि उसके अनुसार हमें भाषा को गढ़ना होगा। हमारी वो भाषा जो है, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसको समझने के लिए, उसको साथ लेने के लिए हमें अपनी भाषा को और संस्कारित करना पड़ेगा, या हमें भाषा का और सुधार करना पड़ेगा। यदि हम वही पुरानी रटी रटाई भाषा जो पहले हम चलते आ रहे हैं, वो भाषा अब काम नहीं देगी। आप देखते हैं कि परसाई जी के व्यंग्य जहाँ हैं, उनसे आगे चल करके और जोशी जी के व्यंग्य में कितना अंतर आया है, उनकी भाषा में कितना अंतर आया है, और उसके बाद के जो व्यंग्यकार आए हैं उनमें भी भाषा जो है वो बदलती रही है। लेकिन जितनी भाषा का बदलाव परसाई जी में और जोशी जी में देखा जा सकता है, उतना बदलाव अभी तक मेरे विचार में कोई अन्य जो है साहित्यकार वैसा नहीं ला सका है। हमारे सामने दो ये जो मापदंड हैं, हमारे पास जो दो कसौटियां हैं, इनको यदि हम देख करके चलेंगे, चाहे परसाई जी के व्यंग्यों को हम देख लें, चाहे जोशी जी के देख लें, या उनके समकालीन जो दूसरे हैं उनको लेकर के हम चलें, तो हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि इन आवाज आ रही क्या आप लोगों को? नहीं आ रही साहब, नहीं आ रही, बंद हो गई। जी जी नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। जी जी में क्यों कमी आ रही है और ये क्यों घट रहे हैं? आज जो हमारे सरोकार हैं, आवाज करना, आवाज तो जी, बोलिए बोलिए, अभी आ रही है सर। अब बंद हो गई, फिर नहीं आ रही। हाँ हाँ, डॉक्टर बादल, मंगत बादल सर, आप सुन पा रहे हैं तो बोलें। थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई है अचानक उनकी तरफ, लगता है। माइक ऑफ कर दिया उन्होंने वापस, अब आएगी शायद। नहीं, यहाँ तो मेरे स्क्रीन पर तो दिख रहा है कि माइक तो ऑन है, लेकिन वो नेट की दिक्कत हो रही लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, उनको रिमूव करता हूँ, दोबारा मैं फिर बात करके उनको जोड़ देता हूँ, तो शायद वो फिर दोबारा जुड़ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब वो दोबारा जुड़ेंगे तो हो जाएगा। मैं उनको बोलता हूँ, 1 मिनट का आप लोग समय दीजिए। जी सर, आप बोलिए। बादल सर, अब आप बोलें। हाँ जी जी, तो मैं कह रहा था कि भाषाई स्तर पर हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा सर। भाषाई स्तर पर जब तक व्यंग्यकार सावधान नहीं होगा, आज का जो नया व्यंग्यकार है उसके पास में और सब साधन तो हैं, लेकिन जब तक उसके पास में भाषा नहीं आएगी तब तक
उसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, प्रभाव घटेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि व्यंग्य जो एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा आयुध है जो एक पक्ष को चुनौती देता है, और वही भाषाई चुनौती, वो चुनौती तभी दी जा सकती है जब उसकी भाषा में दम होगा। ये सरोकार हमें खोजने होंगे हमारे भीतर ही कहीं ना कहीं से, कि हम सुविधा हेलो जी हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ जी, हम सुविधाओं के पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में। आज इस दौड़ में हम देखते हैं कि हर एक सुविधा की ओर भागा जा रहा है। आपके यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं अकादमियों के पदों को लेकर के या किसी पद को लेकर के, कि लेखक जिस प्रकार से उसमें उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेखक कहाँ चला गया है। राजनीति जो है वो हमें तरह तरह से भरमाएगी, टुकड़े डालेगी, और हम उसके पीछे हो जाते हैं। तो दूसरे लोग जो हैं वो जो है हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जब तक लेखक अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मेरा तो है ही विपक्ष, मुझे तो विपक्ष में खड़ा रहना है, और जब वो अपने इस बात में दृढ़ संकल्प हो जाएगा, तो मेरा सोचना है कि उसको सरोकार भी अपना मिल जाएगा, और वो कुछ दे सकेगा जो वो देना चाहता है। अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी, आपने बहुत जो नए व्यंग्यकारों पे या सरोकारों पे या भाषा पे केंद्रित अनेक महत्वपूर्ण बातों पर संकेत किए हैं। मतलब आपका कहना है कि लेखक को पहचानना होगा कि वो कहाँ खड़ा है, वो सुविधा के पक्ष में खड़ा है या विपक्ष में पड़ा है। और एक बात सर्वमान्य है कि व्यंग्यकार को हमेशा विपक्ष में ही रहना होगा। अगर पक्ष में खड़ा हो जाता है वो, तो फिर तो सहमति हो गई, विसंगति के साथ सहमति हो गई, प्रबंध के साथ सहमति हो गई। तो और जैसे हमारे तिवारी जी बोलते हैं कि व्यंग असहमति ही है, असहमति है, तो हम सहमत हो नहीं सकते विसंगति के साथ में। और जहां आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आज के समय में नए व्यंग्यकारों के पास पूरे साधन है, सुविधा है, और पर सरोकार नहीं है। जब सरोकार नहीं है, उनके पास व्यंग्य की भाषा नहीं है, तो उनके व्यंग्य में प्रभाव कहां से आएगा? ये सवाल है जो आपकी चिंता है, हम सबकी चिंता है। और मैं आज के चौथे वक्ता हमारे समूह के डॉक्टर शिवराम त्रिपाठी जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात करें। और इसके पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो चर्चा हुई है, उनमें से अगर आपके बीच में, आपके मन में कोई सवाल आते हैं, उन सवालों को भी आप सामने रख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से रखते हैं, जो वक्तागण उनके सामने रख सकते हैं, या समान रूप से रख सकते हैं, और उन पर आगे बात अपनी होगी। तो मैं बहुत सम्मान के साथ शिवराम त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। आवाज नहीं है आपका, माइक बंद है, माइक चालू करिए। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, आ गया।
मित्रों, सबसे पहले तो मैं व्यंग्यधारा समूह का आभार मानता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे वक्ता के रूप में बोलने का अवसर दिया। यहाँ मैं अपने सभी पूर्व मित्रों, जो मेरे पूर्व वक्ता रहे हैं, उनकी बात में सुनता रहा। उससे बहुत कुछ है मैंने अनुभव भी किया, उससे कुछ मुद्दे भी उभरे हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ये कोई नया विषय नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, सरोकार केवल व्यंग्य लेखक के नहीं हैं, सरोकार लेखक के भी हैं, सरोकार मनुष्य के भी हैं और सरोकार हम नागरिकों के भी। सबकी जिम्मेदारी है। मैं 2-3 बातें जो उठी हैं इस बीच में, मुझे लगता है कि व्यंग्य हम मानसिक खुराक के लिए नहीं लिखते हैं। और दूसरी बात ये कि भाषा के माध्यम से व्यंग्य बनाए जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। हम व्यंग्य लिखते हैं तो विषय के संदर्भ में लिखते हैं, अपने कमिटमेंट के कारण लिखते हैं, अपनी प्रतिबद्धता के कारण लिखते हैं, और हमारे समाज में जो अनाचार हैं, विसंगतियां हैं, विरोधाभास हैं, अंतर्विरोध हैं, और जो उनको निरंतर प्रताड़ित किया जाता है, इससे संघर्ष करने के लिए लिखते हैं। तो व्यंग्य हो या लेखन हो, यह अपने आप में एक प्रतिपक्ष का लेखन है। यदि कोई व्यंग्यकार प्रतिपक्ष में नहीं है तो सही व्यंग्य लिख ही नहीं सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि विषयों की कमी नहीं है, विषय अनंत हैं हमारे पास, रोज रोज पैदा हो रहे हैं। यहां मैं केवल परसाई जी, शीला शुक्ल जी या शरद जोशी या अपने पूर्व लेखकों का, व्यंग्यकारों का और तमाम दुनिया में जो तमाम लेखक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा सबका एक निश्चित ध्येय है। सरोकार क्या है? जनता के साथ हमारी संबद्धता, जनता के साथ हमारा कमिटमेंट। यदि इसमें कहीं गड़बड़ी है, इसमें कहीं झोल है, तो हम व्यंग्य सही लिख नहीं सकते। हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये तय करना पड़ेगा कि हम खड़े कहाँ हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। ये पहली बात साफ होनी चाहिए। मात्र हम सरोकार सरोकार न कहें, न करें, बल्कि हमारा कमिटमेंट क्या है और ये कमिटमेंट किसके प्रति है। मैं एक शायर की 2-3 पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। सरोकार का मतलब ही होता है जनता के साथ हमारी संबद्धता और उसके संघर्षों के साथ खड़ा होना। दूसरी बात यह हो गई है कि आजकल थोक में लिखा जा रहा है। जैसे पहले कविताएं थोक में लिखी जाती थी, उसी तरह व्यंग्य भी थोक में लिखे जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जिनमें गहरी अंतर्दृष्टि है, जिनमें पक्षधरता है, जिनमें प्रतिबद्धता है, जिनमें जनता के साथ जुड़ाव है, वो चाहे जैसे लिखें, अच्छा भले ना लिखें, लेकिन वो उनका एक जो कमिटमेंट है उससे वो जनता के साथ खड़े होते। तो मैं एक 3-4 लाइनें आपके सामने रख रहा हूं। चोट जब तक लगी नहीं होती
चोट जब तक लगी नहीं होती होश में जिंदगी नहीं होती। सर है सजदे में दिल है और कहीं, सर है सजदे में दिल है और कहीं, इस तरह बंदगी नहीं होती। तो आप व्यंग लिख रहे हैं, आपका सर कहाँ रखा हुआ है, आप कहाँ देख रहे हैं? यदि ऐसा लेखन होगा तो मुझे लगता है कि हम सही व्यंग या सही लेखन या सही मनुष्य भी नहीं बन पाए। दो पंक्तियां और सुना रहा हूं। ये जो बार बार सरोकारों की बात आती है और बार बार व्यंग भी डूब रहा है, कविताएं भी डूब रही हैं, तमाम लेखन जो डूब रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, डूबने का नहीं गम मुझे इस बात का है, डूबने का नहीं गम मुझे इस बात का है, सफीना उस जगह डूबा जहां पानी बहुत कम है। तो जहां पानी बहुत कम है वहां हम डूब रहे हैं। हमको ये पता नहीं है कि हम किसके साथ खड़े। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट मेरा मत है। मैं जानता हूं कि ज्यादातर व्यंग जो है भाषा के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। मेरा कहना है कि हम भाषा के लिए न तो कविता लिखते हैं, न भाषा के लिए व्यंग लिखते हैं। वो हमारा औजार है, हमारा साधन है। हम भाषा के लिए व्यंग नहीं लिखते, हम भाषा के लिए कविता नहीं लिखते, हम भाषा के लिए आलोचना नहीं लिखते हैं। हम विषय के लिए लिखते हैं, जन पक्षधरता के लिए लिखते हैं, और जो खराब स्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए लिखते हैं। तो परसाई जी का एक एक वक्तव्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए कि ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम कहाँ खड़े हैं, अन्यथा हम हवा में लठ भांजते रहेंगे। परसाई जी का एक कथन है, सही व्यंग व्यापक जीवन परिवेश को समझने से आता है। व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवेश की विसंगति, मिथ्याचार, असमंजस, अन्याय आदि की तह में जाना, कारणों का विश्लेषण करना, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना, इससे सही व्यंग बनता है। जितना व्यापक परिवेश होगा, जितनी गहरी विसंगति होगी, जितनी तिलमिला देने वाली अभिव्यक्ति होगी, व्यंग उतना ही सार्थक होगा। मुझे लगता है ये व्यंग की असली दुनिया है। मित्रों, पहले की तुलना में मैं ये मानता हूं कि विसंगतियां, विरोधाभास, अंतर्विरोध, विद्रूप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमें पग पग पर व्यंग करने की जरूरत है। व्यंग पग पग पर हमें जनता के साथ, जनता की समस्याओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जो ऐसा नहीं ठीक ठिकाने से कर पाएगा, जो ठीक ढंग से नहीं समझ पाएगा, वो व्यंग भी बहुत अच्छा नहीं लिख सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, मुझे लगता है बहुत सारी बातें हुई हैं, हमें कालजयी होने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परसाई जी स्वयं इसके बहुत विरोधी थे, जो कालजयी होके लिखना चाहते कि मेरी रचना कालजयी हो। हमारी रचना पहले इस समय की तो हो ले, हमारे समय की तो हो ले। यदि हमारे समय की नहीं हो सकती है, हमारे समय के प्रश्नों का ठीक ठीक सामना नहीं कर सकती है, हमें राहत नहीं दिला सकती है, तो मुझे लगता है कि वो कालजयी नहीं हो सकती है। और हमारा बहुत सारा लेखक समुदाय कालजयी रचना के निर्माण के चक्कर में पड़ा हुआ है। हम अभिव्यक्ति के खतरे उठाने को तैयार नहीं है। हम जो देश में चल रही स्थितियां हैं उनकी खिलाफत करने को तैयार नहीं है। हम किसानों के पक्ष में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। बहुत सारे मित्र हमारे किसानों के विरोध में कविताएं और व्यंग लिख रहे हैं। क्या है ये सब? ये किस चीज को दर्शाता है?
छोटी सी शिक्षा की क्या हालत है हमारे देश में, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, कोरोना काल में क्या क्या घटा है, ये क्या हमारी सामने नहीं है, क्या ये हमारे लिए विषय नहीं है। तो बहुत सारे मूलभूत प्रश्न हैं हमारी जिंदगी के। इतने दुख हैं मित्रों, अथाह दुख हैं। रोजगार नहीं है हमारे युवा साथियों के पास, शिक्षा नहीं है हमारे लोगों के पास, जीवन यापन के सही साधन नहीं है हमारे पास, तो बेरोजगारी है, महंगाई है। आप कहेंगे मूलभूत प्रश्न पहले से चले आ रहे हैं। हमें इतिहास की गलत धाराओं की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये किसका फर्ज है कि जो गलत धारा में मोड़ा जा रहा है उसका हम सामना करें। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम लेखक भी नहीं सही हो सकते हैं, हम व्यंग्यकार होना तो बहुत मुश्किल बात है। तो मुझे लगता है मित्रों कि सवाल बहुत हैं हमारे पास, उत्तर हमारे पास नहीं है। सत्ताएं तो कभी सवालों का उत्तर देती नहीं है। हमारे साथी भी बहुत सारे प्रश्नों का ठीक ठीक सामना नहीं कर पा रहे हैं। कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि सब नहीं करते हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारी से भी लिखा जा रहा है, लेकिन अधिकांश जो प्रतिशत है वो बहुत खराब स्थितियों में है। हम मांग और पूर्ति के आधार पर 200 शब्दों में हमको रचना लिखना है, हमको 500 शब्दों में रचना लिखना है, नहीं। आप व्यंग पूरा करिए, जिसमें आपकी बात बनती हो, 1000 का हो, 1500 हो, उसमें आप लिखिए। तो जो छपास का रोग पैदा हुआ है, इससे भी व्यंग के स्तर में गिरावट आई है। हम सबको मालूम है कि व्यंग बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है यह हमको पता है। जब तक लिखने वालों के सामाजिक सरोकार, उनकी प्रतिबद्धताओं में कहीं कोई खोट है, तब तक सही व्यंग नहीं लिखे जा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ये क्या है कि हर चीज को, साहित्य को, संस्कृति को, जीवन मूल्यों को जीवन से काटा जा रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुझे लगता है कि आज व्यंग्यकार की ही नहीं, लेखक की और एक नागरिक की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने समय के सवालों का सही सही सामना करना करे। ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बिना आग के दरिया में डूबे हुए हम कुछ पाना चाहते हैं, इसे आप मेरी निषेधवादी दृष्टि मत देखिए, मेरी विधेयवादी दृष्टि देखिए। जब तक हम अपने भीतर, और बिना घायल हुए भी क्या लिखा जा सकता है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, पता नहीं कितने थान के थान, टुकड़े के टुकड़े कट पीस लेके आ रहे हैं। आज मैंने 4 व्यंग लिख मारे, आज मैंने 4 कविताएं। अरे व्यंग और कविताएं क्या इस तरह निकलती हैं? इस तरह का कोई कारखाना है कि जहां से निकलती हैं? जीवन मित्रों बहुत कठिन है, और इस जीवन में सबसे पहली जो जरूरत मैं समझता हूं, ब्रजेश भाई समझ में आ रहे हैं, सारे मित्र समझ दिख रहे हैं मुझे, अपने आप को स्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि हम अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे का क्या के लिए क्या लड़ेंगे? हम नागरिकों के लिए क्या लड़ेंगे? हम जो पीड़ित मानवता है, जो इतनी समस्याएं हैं हमारे देश में, इतने दुख हैं हमारे देश में, इतनी तकलीफें हैं हमारे देश में, कि इन सारी स्थितियों के बावजूद युवा एकदम बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। कौन कहेगा? और केवल सड़कें नहीं हैं और किसी की गाल से सड़कों की तुलना की जा रही है। तो ये तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। शिक्षा नहीं है, संस्कृत नहीं है, और पुरस्कार किनको दिए जा रहे हैं ये भी आप जानते हैं। पुरस्कारों की भी अपनी एक राजनीति चल रही है, लेखन की भी अपनी एक राजनीति चल रही है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है
किस किस को बताएं, किस किस को न बताएं, और एक भय युक्त समाज बन रहा है। तो सबसे जरूरी बात मैं ये मानता हूं कि हमारा लेखक यदि निडर नहीं है स्वयं, तो हमारे नागरिकों को निडर नहीं बना सकता है। तो उसको निडर बनाना है, हमारे नागरिकों को निडर बनाना है, साहस भरना है। और डेमोक्रेसी में खासकर मीडिया ने जो दुर्गत कर रखी है हमारे देश की, उस मीडिया को हम कितना ठीक कर सकते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस पर प्रश्नवाचक हम ही उठाएंगे। जो सत्ताएं गलत कर रही हैं उनके उनके खिलाफ हम ही खड़े होंगे। नागरिकों के साथ जो हो रहा है उसके विपक्ष में, नागरिकों के साथ जो घटनाएं घटाई जा रही हैं, नागरिकों के साथ हम खड़े होंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम चाहे जितना कम लिखें, मैं नहीं जानता हूं कि बहुत अच्छा ना लिखें, हम हरिशंकर परसाई न हो पाए, शीला शुक्ल न हो पाए, लेकिन हम इस पीड़ित मानवता के साथ खड़े हो सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं। हम यदि इतना कर सके तो एक लेखक की भूमिका, एक व्यंग्यकार की भूमिका अदा कर सकते हैं मित्रों। और व्यंग्य तो अपने आप में एक भरपूर सामाजिक आलोचना है, इसलिए व्यंग्य के बारे में आलोचना कम की जाती है। हाँ, कुछ गड़बड़ियां होती है तो की जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें विचारार्थ आप मित्रों के सामने रखने की कोशिश की है। मैं सारे मित्रों का आभारी हूँ, व्यंग्यधारा समूह का, रमेश तिवारी जी का, सैनी जी का, और जो हमारे तमाम मित्र सुन रहे हैं दूर दूर से जिससे जुड़े हुए हैं, मैं सब उनका आभार मानता हूँ, सबका बहुत 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 धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपने चिंताओं के जो बिंदुओं पर संकेत किए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमने व्यंग्यधारा में एक चर्चा रखी थी, व्यंग्य के विपुल लिखने के खतरे, अधिक लिखने व्यंग्य लिखने के खतरे। यह खतरे निश्चित बहुत है। कोई चीज ज्यादा लिखी जाती है तो उसमें ज्यादा गड़बड़ियां भी बाहर आती हैं। आप उसको छानने का मादा कम हो जाता है, छानने की साधन कम हो जाते हैं, तो गड़बड़ियां ज्यादा दिखती हैं। एक बात जो है, आपके बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भाषा के लिए नहीं लिखते हैं, हम व्यंग्य जन पक्षधरता के लिए लिखते हैं। भाषा हमारा औजार है। देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमको चिंता जताती है आज के व्यंग्य को लेकर। हाँ, आज की जो समाज में परेशानियां हैं जिस पर कि हमारे त्रिपाठी जी ने संकेत किया कि इतनी सारी चीजें हैं और इतने सारे हमारे पास औजार भी हैं, भाषा है, मीडिया है, अखबार है, सब है। क्या बात है कि हम उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास हमारी भाषा कमजोर है। आज हमारे पास हम जो मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उसका पूरी तरह से ईमानदारी से उपयोग नहीं कर रहे हैं, वरन हम अपने आप को दिखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें आई हैं। हमारे मित्र ने इसको बहुत गंभीरता से सुना है। जो अनंत श्रीमाली जी ने बातें रखी, मृदुल कश्यप जी ने बातचीत रखी, मंगत बादल जी ने बातचीत रखी, और श्री राम त्रिपाठी जी ने मैं अंत में अपनी बात रखी। बहुत से सवाल हैं और मैंने बीच में बोला था अगर कोई हमारे साथी के मन में कोई सवाल है वो सवाल रख सकता है, उसमें हमारे कोई भी मित्र जवाब दे सकते हैं या विशिष्ट मित्र से हमारे उस सवाल को पूछ सकते हैं। और फिर उस इन सवालों के बाद, या एक बात और भी हमने मित्रों से बोला, अगर कोई बात छूट गई हो किसी वक्ता से कि मैं अब बोलना चाहता हूं, तो वो भी अपनी 1 या 2 मिनट में बात रख सकता है। ये चीज है।
सैनी सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी कि अधिकतर लोगों ने केवल राजनीतिक उस पर बात की है, राजनीतिक पक्षधरता के संबंध में या सरोकारों के संबंध में। तो जी क्या हमारे सरोकार केवल राजनीति तक ही सीमित हैं? समाज में इतनी विसंगतियां हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे व्यंगकार अच्छा लिख रहे हैं, उन पे किसी ने चर्चा नहीं की, उनके अच्छे व्यंग को सराहना भी नहीं मिली, या तो उनको पढ़ा नहीं गया या उसको जानबूझ के नजरअंदाज किया गया है। सोशल मीडिया में इतनी विसंगतियां हैं, इतने प्रकरण आ रहे हैं, उन पे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत सचेत करके लिख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो क्या वो एक सरोकार से संबंधित बात नहीं है? एक बहुत बड़े जनसंख्या को प्रभावित कर रही है वो चीजें। अगर उनके ऊपर कोई कलम चला रहा है तो उन पे बात नहीं होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मतलब सरोकारों को एकदम से इतना सीमित ना किया जाए कि एक ही पर केंद्रित होकर रह जाए बात। बाकी और मित्रों की जो राय हो। खरे जी, आपका सवाल आप किससे बात करना चाह रहे हैं, किससे पूछना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जो कोई अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है। देखिए, हाँ, मैं थोड़ा सा जवाब तो नहीं दे रहा हूँ, जवाब सवाल तो बहुत होते हैं मित्रों। ये राजनीति की बात नहीं, लेखक की भी राजनीति होती है। विरोध ने जैसा प्रश्न उठाया था, तय करो किस ओर, पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा हमको कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं तो इस राजनीति की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब क्षुद्र राजनीति से नहीं है, एक व्यापक राजनीति से है, जो लेखक की राजनीति होती है, जिसको प्रेमचंद से लेकर के और कबीर से लेकर कहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो लेखक की राजनीति है। और लेखक भी राजनीति के बगैर नहीं रह सकता है, ये मेरा कहना है। और इसमें घरेलू प्रश्न भी हैं, जो हमारे गांव घर में जो सवाल उठ रहे हैं, विसंगतियां हैं, कौन रोकता है? सब प्रश्नों को उठाया जाना चाहिए, चाहे वो घर में जो उठ रहे हो प्रश्न, समाज में उठ रहे हो, या गांव में उठ रहे हो, या शहर में उठ रहे हो, या चाहे जहां प्रश्न तो तमाम उठ रहे हैं विसंगतियां। मैंने निवेदन ही किया था कि इस दौर में विसंगतियां और अंतर्विरोध पहले की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा हैं, और हमारे पास कहने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ये अनुरोध है, तो मैं सीमित करके नहीं देख रहा हूं, ऐसा मेरा कहना है, मानना है। और कोई मित्र इस पर बात करना चाह? ब्रजेश जी, आप बात करेंगे? हाँ, ब्रजेश जी को तो जरूर करना चाहिए। हाँ। इस पे तो क्या मैंने सेवाराम जी त्रिपाठी जी ने बता ही दिया, और कहा भी गया था कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो पॉलिटिक्स का मतलब केवल दलगत राजनीति से नहीं होता। लेकिन ये समय त्रिपाठी साहब इतना विचित्र है कि राजनीति जो दलगत राजनीति है वो हमारी लेखकी राजनीति में इस तरह घुसपैठ कर रही है। बारास्ता मीडिया या बारास्ता जो वातावरण परिस्थितियां हैं, वो राजनीति भी लेखकी राजनीति में उस राजनीति को भी उसके ओवरलैप कर रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राजनीति, दलगत राजनीति किस तरह से आ रही है। कि मेरे बिटिया ने, मेरे को हिंदी पसंद है, तो वो एक घड़ी खरीद के लाई। अब घड़ी में दीवार पे लगाई, और घड़ी में उसने मेरे लिए क्या सोचा कि पापा हिंदी प्रेमी है, तो उसमें अंक देवनागरी लिपि में लिखे थे। अब वो बड़े गौरव से, मैं तो वहां पहुंचा नहीं, उसके पहले उनके कुछ रिश्तेदार वहां पहुंचे और देखा उसको, घड़ी को। तो बिटिया तुम बीजेपी में चली गई क्या? अब हम सब प्रबुद्ध हैं, हम समझ सकते हैं। मुझे अब इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि वो देवनागरी लिपि। जी फिर से रिपीट करिए, सुन नहीं पाया, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि बिटिया तुम बीजेपी ज्वाइन किया क्या? मतलब वो देवनागरी लिपि में अगर घड़ी में अंक लिखे हैं, तो उस देवनागरी लिपि को भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से वो व्यक्ति जो आए थे वो देखने लगे कि अगर 1 2 3 के बजाय 1 2 3 4 हिंदी देवनागरी लिपि के लिखे हैं,
तो ये निश्चित रूप से ये मतलब उस मानसिकता के लोग हो गए हैं। मतलब यहाँ दूसरा, बाकी चीजों के मैं क्या कहूं, मतलब कि आज मतलब हम पूजा पाठ अगर करता है कोई, तो अब मैं खुल के क्या कहूं, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में इस तरह से बैठा दी गई हैं कि रंगों तक पे तो हम राजनीतिक अधिकार हो गया कि फला रंग का अगर मैं कुर्ता पहन लेता हूं जी तो मुझे कोई कह देगा कि कामरेड आज आपने ये केसरिया कैसे पहन रंग लिया, बांट लिए मतलब नीला रंग, हरा रंग, हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि दूसरी चीज ये हो रही है कि हम सरोकार की बात कर रहे हैं, प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज लेखन में व्यंग की बात करें तो उसमें दो तरह की चीजें लिखी जाती हैं। एक विनोद आलेख है, केवल उसमें विनोद वार्ता है। एक जिस व्यंग की बात करते हैं कि वो व्यंग जो हमेशा विपक्ष में होता है, हर तरह की सत्ता के विपक्ष में होता है, क्योंकि व्यंग का मतलब ही आलोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। समालोचना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आलोचना लिखना चाह रहा हूं, तो आलोचना में प्रशंसा कैसे करूंगा? दोनों वो तो विरोध में है। अगर मैं विनोद वार्ता छोड़ के दूसरी चीज लिख रहा हूं, मैं व्यंग लिख रहा हूं, तो मुझे आलोचना ही व्यंग है। उसमें हमें वो फिर वही जैसा कहा गया कि वो आरती नहीं लिख रहा हूं ना मैं। कबीर अगर लिखते हैं तो वो कोई भजन नहीं लिख रहे हैं। उस समय भजन लिखना है तो भजन लिखेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, मीरा गाएगी तो मीरा प्रभु के वह भजन गा रही हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है तो भजन भी है उसमें। उन्होंने उसमें, मैं तो रामचरितमानस को इतने गूढ़ तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन बताते हैं कि उसमें हर जगह उन्होंने व्यंग किए हैं। तो जो व्यंग लिखेंगे तो आलोचना करेंगे तो वहां व्यंगकार हैं वो। बिल्कुल। जब आरती कर रहे हैं तो भक्त हैं, भक्त भी है, भक्त भी। तो फिर वो भक्ति का कुछ काव्य लिखते टाइम वो व्यंग नहीं है। विनोद वार्ता लिख रहा हूं मैं तो विनोद वार्ताएं मनोरंजन रंजन के लिए लिख रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी लोग लिख रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, हुड़ता है वो तो मैं उससे तुलना भी नहीं कर सकते। तो चीजों को, राजनीति, हमारी आज की राजनीति इस तरह से जीवन में घुसती जा रही है कि कुछ बचा नहीं है सर। मतलब अब मैं ये अलग से विषय कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरह से तैयारी नहीं हूं, अभी मेरे मन में ये सब है, लेकिन मैं कई बार कहता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि राजनीति, दलगत राजनीति भी हमारे जीवन में इस तरह से आ गई है कि हम चीजों को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। मैं केशरिया कुर्ता पहन के मेरे दोस्तों के बीच में नहीं जा सकता, मैं अगर वसंत पंचमी के दिन कुछ पूजा पाठ या कुछ करता हूँ, मेरे संस्कार आए, ठीक है। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स में कुछ कामरेड्स ने मेरे से दोस्ती कई बार इस तरह की तोड़ दी कि तुमने ये क्या कह दिया, लेकिन मैं कैसे कह दूं? मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, मैं इनको बांट नहीं रहा हूँ। मैं जहाँ व्यंग कर रहा हूँ तो व्यंग के अपने फर्ज है वो कर रहा हूँ। तो मैं जैसे देवनागरी लिपि के वो मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं उसको कैसे कह दूं? अब वो मेरी बिटिया में क्या संस्कार है, वो अलग संस्कार है। वो उसने कभी सोचा नहीं, वो एक पिता को खुश करने के लिए देवनागरी लिपि की घड़ी ले आती है, तो वो बीजेपी के कैसे हो जाती है? अगर मैं कुर्ता पहन लेता हूं तो मैं कैसे हो जाता हूं कि पोंगा कामरेड हो गया? मतलब ये मेरा नहीं उदाहरण है, ऐसे हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक उदाहरण देते कि अपने पे उदाहरण देना ठीक रहता है, दूसरों को नहीं कह सकते। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि आज ये समय वो है जो हमको शुद्ध रूप से, जो हमें पक्षधरता है वैचारिक, और दूसरी चीज ये हो रही है सर कि ये प्रशिक्षण के अभाव में हो रहा है। बिल्कुल। आज क्या हो रहा है कि जो प्रशिक्षण जिनसे हमने लिया है, हमारे अखबारों से हमने लिया है, हमने पत्रिकाओं से हमने प्रशिक्षण लिया है, हमारे मीडिया से, हमारे इतिहास से, हमारी परंपराओं से हमने अपना प्रशिक्षण लिया है। और या ऐसी संस्थाएं होती थी जो नियमित रूप से उभरते लेखकों के लिए प्रशिक्षण शालाएं आयोजित करती, उसमें वैचारिक प्रशिक्षण भी होता था। और आज ये स्थिति कि हम वैचारिक प्रशिक्षण अपना खुद लेते हैं, क्योंकि आज वो संस्थाएं ही नहीं है कि वैचारिक प्रशिक्षण क्या दे। तो आज जो वैचारिक प्रशिक्षण क्या मिल रहा है कि आज अगर कॉलम में जो चीज लिखी जा रही है, छपी जा रही है, तो अगला कोई जिसको अभी वैचारिक प्रशिक्षण नहीं है, वो ये मानता है कि ये ही व्यंग है। किसी को वो विनोदपूर्ण कोई आलेख है, टिप्पणी है, वो उसमें व्यंग
शीर्ष कॉलम में बहुत लोगों ने तो अब व्यंग का कॉलम लिखते नहीं है, वो दूसरा तिरछी नजर, आड़ी नजर, फलाना, अदबीज, ये सब लिखते हैं, क्योंकि ये तब लिखे गए शीर्षक जब इसमें सब तरह की सामग्री जो व्यंग के करीब पहुंचती थी, उसमें कुछ व्यंग भी होता था, तब लिखे जाते थे। अब शुद्ध व्यंग लिख के अगर कोई कॉलम छाप दे, ये भी चतुराई वाला मामला है, मैनेज करते हैं। अब हम जो बहस कर रहे हैं उन कॉलमों में छपे लेखों के कर रहे हैं कि ये व्यंग इतने लिखे जा रहे हैं, व्यंग लिखे ही नहीं जा रहे हैं। उसमें से 30 दिन में से अगर 2 व्यंग छपते हैं तो 2 व्यंग छपते हैं। वो व्यंग लिखते हैं, वो हमारी व्यंगधारा अलग से निकाल के हमारे से बातचीत कराती है, वो व्यंग होते हैं जिन पे बातचीत होती है। उनको तो खारिज ही कर देते हैं वो 28 लेखों को, वो व्यंग है ही नहीं। वो तो वो मतलब रचनाएं हैं जो आलेख हैं, लोगों को जन रुचि के हैं, उनके पाठकों को समझ में आता है, वो पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो रंजन करती है, और उनके और विज्ञापन भी उससे जुड़े हैं। मुझे तो कई बार ऐसे फोन भी आए कि सर ये आप रचना और कहीं लिख लीजिए और उसको भेज दीजिए। मैं ऐसे अखबारों में मतलब प्रति माह 4 छपते थे, फिर प्रति 4 माह में 1 छपने लगे, अब धीरे धीरे 4 साल में 1 छपने लगा। उसका कारण है क्योंकि वो आप वैसा लिखना हो तो 30 दिन में 30 दे सकता है आदमी। प्रतिदिन शरद जोशी लिख सकते थे, क्योंकि वहां वो उस तरह की चीजें चलती थी, वो लिख सकते थे, स्वीकार था। अब वो प्रतिदिन वाला अखबार भी होगा ना, तो शरद जोशी को चिट्ठी जाती कि सर आपको हम मतलब होली दिवाली छापे तो कैसा रहे। परसाई जी तो लिख ही नहीं सकते, उनके कॉलम तो बंद हो गए होते, अभी होते भी तो नहीं छापते, उनको अपना अखबार निकालना पड़ता और छपते। वो सोशल मीडिया पे लिखते, और वो भी उसकी पाठक संख्या घटा दी जाती फेसबुक द्वारा। वो हो रहा है आज। मेरे जितने बहुत से लोग फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी देख ही नहीं पाता हूँ, वो उसको लिमिटेड कर दिया गया है। आप लिखिए, आप उसमें पहले ये आ जाता है कि आपके सिलेक्टेड ही देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? अब आपकी चीजें आपको जो रुचि करे वही दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं है। तो ये सब चीजें सर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये प्रशिक्षण की बात जो मैंने कही, वो प्रशिक्षण खत्म हो रहा है। और ऐसे में अगर व्यंगधारा इस तरह से बातचीत कर रही है तो ये भी एक प्रशिक्षण का हिस्सा है। लेकिन दुख ये है कि अभी केवल 18 लोग हैं, और 18 में से 16 लोग पहले से प्रशिक्षित हैं। तो हमारा भी मतलब हम आपस में ही बात कर रहे हैं, तो ये बात कैसे बाहर जाए, सब तक पहुंचे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक रास्ता ये है कि अखबारों और दूसरी जगह छपने के लिए आपको फैंटेसी का सहारा लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लिखते हो आप कि आपका दुश्मन समझ भी जाता है और खुश भी हो जाता है, और वो उसको ये भी समझ में नहीं आता कि मेरे पे ही व्यंग किया है। पर फिर भी वो अपना लक्ष्य तो पूरा नहीं हो रहा है। बात तो वहीं तक पहुंचना चाहिए जिसके ऊपर की गई उसको समझ तो आए। खैर ये बहुत मैं ज्यादा बोल दिया, ठीक है, मन में था तो मैंने बताया आपको कि ये राजनीति हमारे लेखकी जीवन में भी, दलगत राजनीति इस तरह से आ गई है कि हमारे व्हाट्सएप परिवार के ग्रुप भी बढ़ गए, उसमें मैं अकेला पड़ जाता हूँ। बिल्कुल कई लोग अकेले पड़ जाते हैं। ब्रजेश जी की बात से एक बात याद आई हमको। हाँ, नहीं, अरुण जी ने बहुत अच्छी बात करी और बहुत अच्छा प्रश्न किया था, और राजनीति पे तो बहुत सारी बातें बता दी हैं। समझते हैं, उनको मालूम है ये चीज। अरुण जी ने जो कहा था, एक ये बात भी कही थी कि दूसरे विषयों पे मीडिया और इस पे भी लिखे जा रहे हैं, सही है। मैंने स्वयं भी लिखे हैं और दूसरे लेखकों ने भी, जैसे कि माने आप फेसबुक पे लिखा गया है, व्हाट्सएप पे भी लिखे गए हैं, और जैसे कि कोई जल की मतलब बाढ़ की जो समस्या है उस पे लिखे गए हैं। इस तरह से एक ट्रेन जल गई, उस पे भी व्यंग लिखे गए, मैंने भी लिखा था। तो दूसरों पे लिखे गए हैं, और मैंने बोला भी है कि अच्छे व्यंग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे व्यंग खराब हैं। अपन ये नहीं कह सकते, पर कम हो रहा है, प्रभाव कम होता है, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। ब्रजेश जी की बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया की जैसे बात की ना ब्रजेश जी ने, दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा मोबाइल या ऑन रखते हैं ना, तो हमको पता नहीं लगता, लेकिन वो सब फेसबुक सब सुन रहा है, सुन रहा है सर, मतलब देख रहा है, महसूस कर रहा है। आप कोई बात करेंगे, आप आपस में बैठ करके अगर मोबाइल खोल कर रखेंगे और आप कोई बात करेंगे, तो आप देखेंगे 2 दिन बाद उसी बात के ऐड आपके मोबाइल पर आने लगेंगे, फेसबुक पेज पे। बिल्कुल वो आईपी से पकड़ लेता है। आप ये वॉच करिएगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि फेसबुक से
अब मैं आपने कुछ लिख दिया है, कुछ बात कर रहे हैं, वो आपको देख नहीं रहा, पूरा सब महसूस कर रहा है, वो सब चीजें जान रहा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। वो मेरे बेटे से बात करी भी कि सर हमारे यहाँ का ताला खराब हो गया, और हम लोग दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, ताला खराब हो गया और देखो कार की सर्विसिंग कराने है, तो 9 साल का ऐड आने लगेगा। दूसरे दिन वही ऐड। मैंने ये क्या हुआ, तो मेरे बेटे से कहा कि ऐसा होता है आजकल, तो बोले नहीं पापा वो सब सुनता है, आपको डाटा बंद करके बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये अगर सर्च करनी है फोन रखा है, डाटा के बगैर कोई भी सूचना गुप्त नहीं है आज की तारीख में। वो डाटा को अपन सोशल मीडिया और प्रशिक्षण, मतलब सवाल यह है कि जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हमारे पूर्वजों ने कहां से प्रशिक्षण लिया था? जो हमारी मन सही और गलत बोलता है, जो हमने अपने पूर्वजों की बात सुनी है, चाहे वो हमारे परिवार के पूर्वजों, साहित्य के पूर्वजों, वो एक निर्णय लेते थे, और अगर हम उसमें भी कन्नी काटते हैं या कन्नी बांधते हैं तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम उस लाइन पर चलें, अगर आप ईमानदारी से परसाई जी को, शरद जोशी को, शीला शुक्ल को, इसके पहले भारतेंदु जी को, इसके पहले कबीर को पढ़ा, क्योंकि पढ़ना जरूरी, और पढ़ने के साथ आज के की चीजों को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगी हमारी परंपरा क्या थी और आज हम क्या लिख रहे हैं। आज हमारे सरोकार या हमारी बातें कहाँ, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब त्रिपाठी जी का बहुत कहना सही है कि पहले लेखक को तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। लेखक तो बाद में है, आप पहले इंसान बनिए। तो ऐसी बहुत सी बातचीत है, और इन बिंदुओं पर बातचीत। एक बात और है, ये जो प्रशिक्षण वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण बात। आज ट्रेनिंग का जमाना है, हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अद्भुत चीज है कि हम कैसे खाएं, कैसे बनाएं, कैसे रहें, क्या कपड़ा कब पहने, क्या सोचें, क्या ना सोचें, इसका भी ट्रेनिंग हो रही है आज के मतलब समय में। तो क्यों नहीं लेखन की भी ट्रेनिंग होना चाहिए, व्यंग्य की ट्रेनिंग होना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं, और इन पर आपने ध्यान दिलाया है। हम भी अपने समूह में, व्यंग्यधारा में, इसमें बातचीत करेंगे। इस ट्रेनिंग को क्या स्वरूप दे के बात करें, या ट्रेनिंग को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें जिससे कि दूसरे लोग तक बात पहुंचे। आपका कहना बहुत सही है, हम ही लिख रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। आज 18-20 लोग हैं और 16 लोग तो हैं जो समझ रहे हैं क्या बात है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। सुधीर कुमार चौधरी जी, अगर कुछ आप अपनी बात रखें तो अच्छा होगा, उसके बाद पर हम लोग। आज सभी वक्ताओं ने व्यंग्य के संदर्भ में एक गंभीर मंथन किया, और निश्चित रूप से हम सभी को इस गोष्ठी का लाभ होगा। एक बात मेरे मन में ये प्रश्न है कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि तात्कालिक घटनाओं पे जो लिखा जाता है वो व्यंग्य नहीं है, पर मेरा ये विनम्र मत है कि तात्कालिक चीजें प्रभावित तो करती हैं, और जो पाठक है उसके बारे में उसे पढ़ने के लिए आकर्षण भी पैदा होता है। तो अगर तात्कालिकता या क्षणभंगुर व्यंग्य ऐसा है कि रद्दी पेपर के समाचार पत्र की तरह वो खारिज कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तात्कालिक घटनाओं पे हमारे पूर्ववर्तियों ने भी लगभग कॉलम में लगातार लिखा ही है। तो तात्कालिक घटनाओं पे अगर कोई व्यंग्य के तत्व हैं अगर उसमें, और उसको पूरी गंभीरता से लिखा जाए, तो उसे व्यंग्य माना जाना चाहिए, उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा विनम्र है। चौधरी जी का एक अच्छा सवाल है। व्यंग्य हमेशा तात्कालिकता पे अधिक लिखा गया हुआ है, तात्कालिक घटनाओं पर, तात्कालिक जो प्रपंच है ऐसा, उस पर ज्यादा लिखा गया।
किंतु सवाल बाद में हमारे बीच में जो आया कि उसको तात्कालिकता में भाषा में कैसा बुना जाए, उस घटना को किस ढंग से बुना जाए। कि एक मैं बताऊं, बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर परसाई जी ने तात्कालिक घटना पे लिखा था, और वो घटना थी कि उनके एक मित्र थे, उनके घर के सामने मर्डर हो जाता है, और मर्डर होने के बाद वो पड़ा रहता है। उनके मित्र अपने घर से नीचे उतरते हैं और उसको सोचते हैं कि इलाज, मतलब वो पता नहीं चलता कि मरा हुआ, वो तो जो पास जाते हैं तो उसको अस्पताल ले जाना चाहते हैं। पुलिस आती है और पुलिस उनको धर लेती है। और वहां पे एक इंस्पेक्टर था, वो बहुत चालाक था, वो केस को बनाना जानता था। उसने उन्हीं के ऊपर मर्डर का आरोप लगा दिया, काफी दिन जेल में रहे और बाद में छूट भी गए, सजा भी हुई, बाद में हाईकोर्ट से छूट गए। तो अब वो तात्कालिक घटना को जब हम माता दीन चांद पर पढ़ते हैं, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पढ़ते हैं, तो हमें वो घटना आज की भी लगती है कि वो कल्चर पुलिस का आज भी नहीं बदला है, वो स्वभाव आज भी नहीं बदला। ऐसी बहुत सी चीजें नीचे कि या शरद जोशी लिखते हैं जी पर सवाल इंडिया, उन अफसरों का कल्चर आज भी नहीं बदला है नीचे। तो बात क्या है कि तत्कालिकता पे लिखा जाए, किंतु उसको परोसना कैसा है ये आपको कला आना चाहिए, जब जाके व्यंग्य की बात बनती है। और व्यंग्य लिखे भाई जो दिखेगा वो लिखा जाएगा, ये चीज है। इसमें काल्पनिकता की चाशनी थोड़ी बहुत डाली जा सकती है, किंतु पूरी तरह से बात नहीं बनेगी आगे। अब मैं लगभग 4:45 बज रहे हैं और मैं आज की गोष्ठी में अनेक प्रकार से अनेक बिंदुओं पर बहुत अच्छी बातें हुई है, और मैं हमारे साथी टीकाराम साहू जी से निवेदन करता हूं, आगे करता हूं कि हमारे सभी मित्रों का आभार प्रदर्शन करें। साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तिवारी साहब नहीं बोलेंगे? तिवारी साहब कोई बात नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई जी। हाँ ठीक है साहू जी। हाँ तिवारी जी, आप जो बोलना चाहे बोल दीजिए, ऐसा लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी 2 मिनट इसमें जोड़ देता हूँ। जो विषय है कि घटता सरोकार और प्रभाव, मुझे भी ऐसा दिखता है कि अधिकतर मतलब ज्यादा व्यंग्य लिखे तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें सरोकार वाला जो कोण है वो कम दिखाई पड़ता है। और जब हम सरोकार की बात करते हैं तो प्रायः उसको समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो सरोकार का प्रयोग जन सरोकार के रूप में ही किया जाता है, राज्य सरोकार के रूप में तो कतई नहीं किया जाता। तो सरोकार का मतलब जन सरोकार ही है। तो सरोकार वाला कोण यानी जन सरोकार वाला कोण उसमें लुप्त प्राय दिखाई देता है। सरोकार का अर्थ विकृत हो गया है, और कोई किसी का सरोकार छपना हो गया, किसी का सरोकार चर्चा हो गया, किसी का सरोकार कुछ और हो गया, लेकिन जो मूल अर्थ है सरोकार का वो गायब हो गया है, लुप्त होता जा रहा है। इसलिए इस तरीके का विषय खड़ा होता है और उस पर हम लोग बात करने के लिए तत्पर होते हैं। मुझे लगता है कि आज की जो और उसमें समकालीन युग परिवेश की भी अपनी भूमिका है, और जो लिखने छपने के संसाधन बढ़े हैं, मंच बढ़े हैं, और जीवन इतना गतिशील हुआ है, इतना ज्यादा फास्ट हुआ है, हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट हुई है कि हम लिखते हैं, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती और आगे बढ़ जाते हैं। तो और कई बार हम अपना लिखा हुआ भी दोबारा नहीं पढ़ते, उसको भेज देते हैं और वो उसी तरह छप जाता है। तो इतना अधिक जब जीवन गतिशील होगा तो हमें और अधिक सावधान होने की आवश्यकता होगी, और अपने आप को संयमित रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन हम न तो संयम का सहारा ले पा रहे हैं,
ना अनुशासन का सहारा ले पा रहे हैं, ना हम एक जो सेट लाइन होनी चाहिए रचनाकार की, और रचनाकार के रूप में खासकर व्यंग्यकार की। जैसे कि पक्षधरता की बात भी की गई। पक्षधरता अगर नहीं होगी, हमारे एक साथी ने लिखा था, शायद तंबोली जी नाम था, उन्होंने पूछा था कि भाई पक्षधरता की बात ही बार बार क्यों आती है। पक्षधरता की बात इसलिए आती है कि यथास्थिति से यदि आप असहमत नहीं हैं तो फिर लिखेंगे क्या, क्योंकि व्यंग्य का मतलब है डिसएग्रीमेंट, आपकी असहमति। यदि आप असहमत होते हैं तभी आप लिखते हैं। और जैसे सेवाराम जी ने और अन्य वक्ताओं ने कहा, उसमें बहुत बढ़िया रामचरितमानस की बात एक पूर्व के वक्ता ने की। और जब रामचरितमानस की बात की तो मुझे वो सीता और राम का प्रसंग याद आया। आज व्यंग्य जो है बिना लगाव के नहीं लिखा जाएगा। आज क्या हो रहा है, हमारा लगाव कम है और हम व्यंग्यकार बन रहे हैं। अगर लगाव होगा तो हम ये मजाक नहीं करेंगे। लगाव बहुत जरूरी है। आप देखिए पति पत्नी के बीच का जो लगाव, मैं उस उदाहरण की ओर आपको बताऊं। राम कहते हैं कि तुम सुकुमारी हो, तुम मत जाओ वन में, मैं अकेला जाऊंगा, मैं रघुवंशी हूं। और पत्नी अपने आदर्श पति से असहमत होते हुए व्यंग्य में कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हा ही उचित तप मोह कह भोगू। आप देखिए ये पति पत्नी के बीच। और यहां व्यंग्य क्या है, पत्नी अपने लिए कठिन निर्णय चुन रही है, वो चाहती है कि वनवास जाएं। व्यंग्य इसी मिजाज की चीज है। आपको अपने लिए कठिन निर्णय करना होगा। हो क्या रहा है, हम अपने लिए सरल, आसान, सुविधा पसंद जीवन खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि हम व्यंग्य लिख रहे हैं। ये समस्या है। तो अब आप इस तरीके के उदाहरण को जब सामने रखेंगे तब, और इन्वॉल्वमेंट का वो लेवल भी सामने रखेंगे, जिसको लेकर बार बार परसाई की बात होती है, बार बार शरद जोशी की बात होती है, और लोग कहते हैं कि उससे आगे नहीं बात होती। उससे आगे वो जिगरा नहीं दिखता, उससे आगे वो तेवर नहीं दिखता, वो इन्वॉल्वमेंट का वो स्तर नहीं दिखता। वो स्तर नहीं दिखेगा जब तक बात होगी नहीं। आपको वो अर्जित करना पड़ेगा, वो दान में नहीं मिलेगा, वो अर्जित करना पड़ेगा। आपका लेखन चीख चीख कर कहेगा। आज कृष्णचंद्र की बात की, अगर लोग जानते हैं कृष्णचंद्र उर्दू में लिखते थे, लेकिन हम हिंदी वाले भी उनका नाम सीना ठोक के ले रहे हैं। ये उनकी लेखन की बदौलत है। ये समझना होगा, लेखन में जान होगा तभी बात होगी। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ की बात प्रभाशंकर उपाध्याय आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं लेखन चीख चीख के खड़ा है। लेखन सरकार की उस लाल फीताशाही पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। अब आप सोचिए, क्या उस तरीके का सवालिया निशान लगाने वाला लेखन आज हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जैसा कि सेवाराम जी ने किसान आंदोलन का संदर्भ दिया, बहुत साफ साफ चीजें हैं। हमारी पक्षधरता को लेकर कुछ मतलब हम कहां खड़े हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा कि हम व्यंग्य लिखें। हम अन्य विधाओं में लिख सकते हैं, हम मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम व्यंग्य में हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। और हमारा लेखन यदि जिम्मेदार नहीं है तो माफ कीजिएगा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना लेखन को मैं लेखन और व्यंग्य कहने में संकोच करता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, सरोकार घट रहे हैं, और इस सरोकारों के घटने का कारण है कि व्यंग्य रचनाओं का प्रभाव भी कम हो रहा है। इसलिए जब सरोकार घटेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभाव घटेगा, और जब सरोकार बढ़ेंगे, लगाव बढ़ेगा। जैसे मैं पति पत्नी का, सीता और राम का संदर्भ देकर के आज सैकड़ों वर्षों बाद अगर उसको मैं कोट कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि वहां लगाव है। राम को अकेले दुख की ओर नहीं भेजना चाहती है उनकी पत्नी, वो साथ जाना चाहती है, वो कठिन निर्णय लेती है। तो ये हम लोगों का मानना है। और इसी वजह से जो खरे सर ने जो बात कही कि राजनीतिक रचनाओं को या राजनीतिक कोण को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उन्होंने एक आम बात कही। मैं समझ रहा था, और जितना मैंने समझा कि उन्होंने किसी वक्ता विशेष की ओर नहीं, उन्होंने कहा कि ज्यादातर जैसे चारों रचनाओं, चारों वक्ताओं की जो बात हुई उसके आधार पर उन्होंने जो समझा, और उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम राजनीतिक परिदृश्य या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की रचनाओं या राजनीतिक कोण को ही महत्व देते हैं।
क्योंकि राजनीति हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए उनका ये जो शिकायत है वो शिकायत वाजिब है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसको महत्व ज्यादा मिलता है और उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये करते ही नहीं है कि बाकी सारी जो क्षेत्र हैं, बाकी जो रचनाएं हैं, उनको छोड़ दिया जाए। इस दृष्टि से उनकी शिकायत वाजिब है और उस पर भी बात करनी चाहिए, और हम लोग करते हैं। और कभी कभी ये निश्चित तौर पर उनकी बात हो सकती है और उसको हम लोग सुनेंगे और कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हम सब मनुष्य हैं, जरूरी नहीं है कि हम में से किसी एक व्यक्ति की सभी विधाओं पर, सभी रचनाओं पर नजर जाए। इसको स्वीकार करने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग और ऐसे विमर्श हमें और समृद्ध करते हैं, हमें सोचने को मजबूर करते हैं, और इसीलिए तो हम लोग व्यंग्यधारा का एक खुला मंच रखते हैं जहां कोई भी आकर के और बताए, अपनी बात रखे, और हम लोग उसको भी शामिल करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। अब मैं साहू जी से आगे करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव अपनी बात करें। व्यंग्यधारा समूह की ये 93वीं गोष्ठी थी और कुछ ही कदम दूर है हम 100वें गोष्ठी से। एक बहुत बड़ी सफलता है, और जिस तरीके से एक आदर्श और मानदंड स्थापित किया है अन्य समूहों के मुकाबले, वह बड़े गर्व की बात है। आज का विषय था व्यंग्य लेखन में घटता सरोकार और प्रभाव। इस विषय पर 4 वक्ता हमारे आज बीच थे। कुछ डॉक्टर मंगत बादल जी, डॉक्टर अनंत श्रीमाली जी, ये पहली बार हमारे समूह से जुड़े और अपने विचारों से समृद्ध किया, काफी कुछ हमें सीखने को मिला। डॉक्टर अनंत श्रीमाली जी का कहना था कि आज फास्ट फूड की तरह व्यंग्य लिखा जा रहा है। मृदुल कश्यप जी ने कहा कि व्यंग्य सरोकार ही व्यंग्य की आत्मा और जान है। डॉक्टर मंगत बादल जी का कहना था कि रचनाकार हमेशा राजनीति का विपक्ष है, और डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी जी का कहना था कि जनता के साथ प्रतिबद्धता ही सरोकार है। इस तरीके से सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा। साथ ही इस चर्चा में श्री ब्रजेश कानूनगो जी, सुधीर कुमार चौधरी जी और डॉक्टर रमेश तिवारी जी ने भी अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम का बड़ी कुशलता से संचालन, मैं कहूँगा कि करीब 2 महीने हो रहे हैं सैनी सर के संचालन में कार्यक्रम हुए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी कुशलता से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने विचार, अपनी चिंताएं प्रकट, उनका भी हार्दिक आभार। और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इसको गरिमा प्रदान की, प्रभा शंकर उपाध्याय जी, अरुण अर्णव खरे जी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया, अलका अग्रवाल सिकिया जी, रेणु देवपुरा जी, अनूप शुक्ल जी, अभिजीत कुमार दुबे जी, कुमार सुरेश जी, निमिचंद तांबोली जी, आशीष दसोत्तर जी भी जुड़े आज, चेतना भाटी जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद सर। पीड़ीलाल जैन जी भी जुड़े हुए आज पहली बार। अच्छा, हाँ, उनका भी आभार। और मैं अब इस गोष्ठी की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करता हूं।